Hello everyone, in this video we will be studying behavioral and cognitive theory. Okay, so Freud emphasis on internal processes have been criticized by behaviorists. जो फ्रूड की थ्योरी थी जो कि हमने ऊपर पढ़ी थी उसको जिस पे इंटरनल प्रोसेसेस पे फोकस था उसको काफी ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया और वो क्रिटिसाइज किसने किया वो किया बिहेवियरिस्ट ने जैसे कि स्किनर. Okay, Skinner, who focused on behavior such as a learned response through reinforcement. Behaviorist जैसे कि स्किनर उनका मानना ये था कि जो भी हमारा बिहेवियर है वो लर्न रिस्पॉन्स होता है reinforcement के थ्रू. Thus behaviorist propose that personality is influenced by learning. ओके, बिहेवियरिस्ट का मानना था जो आपकी पर्सनालिटी है वो इन्फ्लुएंस होती है लर्निंग से एंड लर्निंग ऑकर्स थ्रू पैटर्न्स ऑफ रीइंफोर्समेंट. और जो आपका लर्निंग है वो आपकी पैटर्न्स ऑफ रीइंफोर्समेंट के थ्रू ही होती है. अकॉर्डिंग टू स्किनर्स ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी पर्सनालिटी इज इन्फ्लुएंस्ड बाय रीइंफोर्सिंग कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द इंडिविजुअल्स बिहेवियर. B.F. स्किनर के ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी के अकॉर्डिंग जो पर्सनालिटी है वो इन्फ्लुएंस होती है बाय री कॉन्सिक्वेंसेस. जो आपके किसी भी इंसान का बिहेवियर है वो जो बिहेव करने के बाद जो कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं उसकी री से ही आपकी पर्सनालिटी डेवलप होती है. He talks about operant behavior versus respondent behavior. अब इन्होंने दो बिहेवियर के बारे में बात की है और वो बिहेवियर कौन सा है, एक है ऑपरेंट बिहेवियर और एक है रिस्पोंडेंट बिहेवियर. ओके, तो behavior which is elicited by stimuli in the environment are called respondent behavior. जो भी behavior आपका environment में stimuli होने की वजह से आपके पास जो response आया उसको आप respondent behavior कहते हो. जो behavior environment में change की वजह से या environment में कुछ भी stimuli की वजह से हुआ वो जो आपने सीखा वो होता है आपका रिस्पोंडेंट बिहेवियर. दीज आर involuntary and the behavior occurs automatically in response to particular stimulus. जो आपका बिहेवियर है ये ऑटोमेटिक होता है इसमें. फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी आंख में कोई डस्ट पार्टिकल गिर जाता है तो आप अपनी आंख को बंद करते हो. ठीक है, जो आंख को बंद करना है ये बिहेवियर आपका ऑटोमेटिक है, ये आपको किसी ने सिखाया नहीं. ये आपका एनवायरनमेंट में जो स्टिमुलाई हुआ उससे आपका रिस्पॉन्स आपने खुद सीखा. However, operant responses operate on environment which causes change in environment. लेकिन इसी के अपोजिट जो आपका operant behavior होता है ये आपका responses operate जो होता है वो आपका environment में चेंज हो जाता है. इससे अगर आपने कुछ किया और जिससे environment में चेंज हो गया तो ये आपका operant behavior हुआ. ठीक है, these changes have reinforcing consequences on future response of individual. अब ये वाले जो आपके reinforcing है जो भी आप जैसे बिहेवियर सीख रहे हो ये आपका फ्यूचर रिस्पॉन्स को समझ सकते हो आप इससे अपना फ्यूचर रिस्पॉन्स की. अगर किसी इंसान ने कोई चीज़ सीख ली तो वो फ्यूचर में कैसे रिस्पॉन्स करेगा उसी सिचुएशन में. ठीक है, दस ऑपरेंट बिहेवियर इज ऑल्सो नोन एज इंस्ट्रूमेंटल बिहेवियर. जो ऑपरेंट बिहेवियर होता है उसको हम इंस्ट्रूमेंटल बिहेवियर भी बोलते हैं और ये होता है वॉलेंटरी. ऊपर जो हमने रिस्पोंडेंट बिहेवियर पढ़ा था वो क्या था, वो इनवॉलेंटरी था. लेकिन जो ऑपरेंट बिहेवियर है ये वॉलेंटरी बिहेवियर है. The reinforcement in operant behavior is associated with response, not the stimulus. जो ऑपरेंट बिहेवियर है उसमें जो री है आपका वो रिस्पॉन्स से एसोसिएटेड है ना कि स्टिमुलस से. अकॉर्डिंग टू स्किनर आप बिहेवियर इज शेप बाय री जैसा कि हमने ऊपर भी पढ़ा. स्किनर के अकॉर्डिंग जो हमारा बिहेवियर है वो हम री के थ्रू ही शेप करते हैं.
He has proposed the method of successive approximation. इन्होंने कौन सा मेथड यूज किया? इन्होंने मेथड यूज किया सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन का, और शेपिंग टू इन्फ्लुएंस बिहेवियर एंड पर्सनालिटी, या फिर उसको शेपिंग टू इन्फ्लुएंस बिहेवियर एंड पर्सनालिटी भी कहा गया। इन्होंने ये वाले मेथड्स को प्रपोज किया। इट टॉक्स अबाउट रिवॉर्डिंग द डिजायर्ड बिहेवियर। ठीक है, ये किस चीज के बारे में बात करता है? ये रिवॉर्ड देने के बारे में बात करता है। इन ग्रेजुअल स्टेप, फर्स्ट स्टार्टिंग विथ रिलेटेड बिहेवियर। स्टार्टिंग कहाँ से हुई? इसके रिलेटेड बिहेवियर से, देन ग्रेजुअली प्रोसीडिंग टू एक्चुअल बिहेवियर। ओके, फॉर एग्जाम्पल कोई बच्चा है, उसको आप अगर उस बच्चे ने कुछ अच्छा काम किया, आपने उसको टॉफी दी, ठीक है, तो आपने क्या किया? रिवॉर्डिंग द डिजायर्ड, अबाउट रिवॉर्डिंग द डिजायर बिहेवियर इन ग्रेजुअल स्टेप। उसने कुछ अच्छा काम किया, आपने उसको टॉफी दी, ठीक है। अब उसको ये पता है कि वो अच्छा काम करेगा तो उसे टॉफी मिलेगी। नाउ ही हैव लर्न दिस। अब जब भी उसको टॉफी चाहिए, अब वो ये चीज सीख चुका है कि उसे ये काम करना है, ठीक है, तो अब वो वही काम करेगा जो आप उसको सिखा रहे हो। This is reinforcement. Let us now briefly discuss the types of reinforcement as given by Skinner and the schedules of reinforcement. Okay. अब स्किनर ने जो reinforcement है उसके बारे में क्या कहा है, और schedules of reinforcement क्या है, इसके बारे में समझ लेते हैं। ओके, सबसे पहले ये देखो reinforcer क्या है। A reinforcer is a stimulus that increase the strength of particular response. ठीक है, री आपका वो होता है, वो स्टिमुलस होता है जो स्ट्रेंथ बढ़ा देता है किसी पर्टिकुलर बिहेवियर का या रिस्पॉन्स का, व्हेन गिवन आफ्टर ऑकरेंस ऑफ दैट रिस्पॉन्स, अगर वो उस रिस्पॉन्स के बाद दिया जाए। जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, जो बच्चा है उसको कोई भी अच्छा काम करने पर टॉफी दी जा रही थी, तो जो टॉफी है वो किसका काम करेगा? वो री का काम करेगा। द री कैन बी नेगेटिव और पॉजिटिव। री जो है वो आपका पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव री इज व्हेन यू ऐड समथिंग प्लेजेंट और डिजायरेबल। पॉजिटिव री तब होता है जब आप कुछ प्लेजेंट या डिजायरेबल ऐड कर रहे हो। जैसे कि आपने बच्चे को टॉफी दी, तो आपका वो डिजायरेबल या प्लेजेंट चीज ऐड हो गई। ओके, इन्होंने एग्जाम्पल एक और दिया है, व्हेन यू गेट अ मेडल और कैश प्राइज आफ्टर विनिंग अ डिबेट, इट एक्ट्स एज अ रीइंफोर्समेंट फॉर यू। ओके, तो आप किसी भी कंपटीशन में, डिबेट कंपटीशन में फॉर एग्जांपल मेडल या कैश प्राइज जीतते हो, तो ये जो कैश प्राइज है या मेडल है, ये आपका रीइंफोर्सर का काम करता है। नाउ लेट अस सी नेगेटिव रीइंफोर्समेंट क्या होता है। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट इज व्हेन यू टेक अवे और रिमूव समथिंग अनप्लेजेंट और अनडिजायरेबल। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट में क्या हो रहा है, आप कुछ भी प्लेजेंट चीज या तो when you take away or remove something unpleasant और undesirable, इसमें आप unpleasant या undesirable चीज को हटा रहे हो। For example, Sonu agreed to his mother that if he would give garbage to the person who comes to collect it thrice a week, he can get to play games on mobile. Okay, इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है कि एक बच्चा सोनू, उसने अपनी मम्मी से एग्री किया कि अगर वो उनका काम करेगा तो उसको फोन पे गेम खेलने दिया जाएगा। तो इसमें क्या हुआ, इसमें उसका रेस्ट्रिक्शन ऑन प्लेइंग मोबाइल गेम्स वो रिमूव हो गया। रेस्ट्रिक्शन ऑन प्लेइंग मोबाइल गेम्स क्या है? उसका अनप्लेजेंट या अनडिजायरेबल चीज है जो कि हटा दी जा रही है, ठीक है। नाउ दिस इज कॉल्ड नेगेटिव री जब आपसे कोई नेगेटिव या अनप्लेजेंट या अनडिजायरेबल चीज हटा दी जा रही है, दैट इज नेगेटिव री। Now let us study what is Skinner's reinforcement schedule. Okay, it is based on the intermittent reinforcement, which refers to getting reinforcement not every time the individual shows
पर्टिकुलर बिहेवियर। इन्होंने क्या किया, इन्होंने हर बारी रिवॉर्ड देने की जगह इन्होंने हर बारी रिवॉर्ड नहीं दिया। स्किनर्स ने क्या किया, इंटरमिटेंट refers to getting reinforcement not every time the individual shows particular behavior। सेम बिहेवियर पे रिवॉर्ड नहीं दिया। फॉर एग्जाम्पल when the rat in Skinner's experiment did not get the reinforcement every time it pressed the bar in rat cage called Skinner block, it is called intermittent reinforcement। ओके इन्होंने क्या किया, इंटरमिटेंट रीइंफोर्समेंट में पहले तो एक रैट को लेके आए, एक रैट को केज के अंदर रखा, जिस रैट केज को स्किनर्स बॉक्स भी बोलते हैं, ठीक है। उस बॉक्स के अंदर उन्होंने रैट को हर बारी जब भी उसने बार प्रेस करा उसको फूड नहीं मिला, तो ये था इंटरमिटेंट रीइंफोर्समेंट। Whereas continuous reinforcement refers to getting reinforcement every time the response is displayed। दूसरे टाइप का reinforcement था continuous reinforcement। इसमें जब भी उस चूहे ने वो बार प्रेस किया तो उसे फूड मिला। Intermittent reinforcement schedule is further divided into 4 steps। ठीक है, पहले तो इन्होंने दो टाइप का रीइंफोर्समेंट किया। पहला रीइंफोर्समेंट था इंटरमिटेंट, दूसरा था कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस में हर बारी उसको फूड मिल रहा था, लेकिन इंटरमिटेंट में उसको हर बारी फूड नहीं मिल रहा। और इंटरमिटेंट को भी इन्होंने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। पहला है फिक्स्ड रेशो, दूसरा फिक्स्ड इंटरवल, थर्ड variable ratio, and the last one is variable schedule। Okay, ratio refers to number of responses and interval refers to the time of refers to time period। रेशो जो है, रेशो से मतलब है हमारा नंबर ऑफ रिस्पॉन्सेज, एंड इंटरवल से हमारा मतलब है टाइम पीरियड से। दस फिक्स्ड रेशो इन्वॉल्व्स गिविंग द रीइंफोर्समेंट। फिक्स्ड रेशो में क्या था, इसमें इसका मतलब था इसमें हर बारी रीइंफोर्समेंट देना है आफ्टर अ फिक्स नंबर ऑफ रिस्पॉन्सेज। एक फिक्स नंबर ऑफ रिस्पॉन्सेज के बाद आपको रीइंफोर्समेंट देना है, मे बी आफ्टर एवरी थर्ड और एवरी फिफ्थ रिस्पॉन्स। इन्होंने क्या किया, जो फिक्स्ड इंटरवल था उसमें इन्होंने हर तीसरी बारी रैट ने जब बार प्रेस किया तो उसको फूड मिला। ठीक है, या तो हर तीसरी बारी या तो हर पांचवी बारी, लेकिन जो इसके बीच में टाइम पीरियड था, जो इंटरवल था, वो फिक्स्ड था। दैट्स व्हाई इट इज फिक्स्ड रेशो। Fixed interval indicate that the reinforcement is given after a fixed time period, say after every 5 minutes। okay, फिक्स्ड इंटरवल में क्या था, इन्होंने टाइम पीरियड फिक्स कर लिया कि फॉर एग्जाम्पल हर 5 मिनट बाद देना है, तो ये क्या हो गया, टाइम इंटरवल फिक्स हो गया। इन वेरिएबल रेशो एंड वेरिएबल इंटरवल द नंबर ऑफ रिस्पॉन्सेज एंड द टाइम पीरियड आफ्टर विच reinforcement is given does not stay consistent। वेरिएबल रेशो में क्या हुआ, जो टाइम था और नंबर ऑफ रिस्पॉन्सेज था उसको इन्होंने कांस्टेंट नहीं रखा। ठीक है, इट चेंजेस। फॉर एग्जाम्पल, यू मे गेट द reinforcement आफ्टर थर्ड रिस्पॉन्स, देन आफ्टर सेकेंड रिस्पॉन्स, नेक्स्ट आफ्टर सेवेंथ रिस्पॉन्स। इसमें आपको कभी भी, इसमें इन्होंने इनकंसिस्टेंसी ले आए, जैसे कि आपको थर्ड रिस्पॉन्स के बाद भी रीइंफोर्समेंट मिल सकता है, सेकंड के बाद भी मिल सकता है, सेवेंथ के बाद भी मिल सकता है, एंड सो ऑन। द वेरिएबल स्केड्यूल ऑफ रीइंफोर्समेंट हैज मोर इम्पैक्ट ऑन आवर बिहेवियर। और इस रिसर्च के बाद इन्होंने ये बात पता की, जो वेरिएबल स्केड्यूल है इससे हमारे बिहेवियर पे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ सकता है। इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल आप लोग ये ले सकते हो कि फॉर एग्जाम्पल एक इंसान जो गैम्बलिंग करता है, जुआ खेलता है, उसमें भी जो आपका रिवॉर्ड है वो इनकंसिस्टेंट रहता है। इसमें कुछ फिक्स नहीं होता कि आपको कभी रिवॉर्ड मिलेगा या नहीं मिलेगा, मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता। तो
इसका जो है हमारे बिहेवियर पे सबसे ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। ओके, learning theories were limited in their explanation of personality, and gradually the role of social context and, and cognition was recognized in the understanding of personality. जो लर्निंग थ्योरीज आई थी हमारी, जो लर्निंग थ्योरीज वो अपनी एक्सप्लेनेशन में पर्सनालिटी की काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड थी, ठीक है, एंड ग्रेजुअली, और जो उसमें रोल था सोशल कॉन्टेक्स्ट का और कॉग्निशन था वो रिकॉग्नाइज किया गया इन अंडरस्टैंडिंग ऑफ पर्सनालिटी। Social learning theories of Bandura advocated that observation and imitation in the social situation also affects our behavior and has an impact in shaping our behavior. Social learning जो theories थी Bandura की, उन्होंने बोला कि observation and imitation in social situation हमारे behavior को impact करती है personality shape करने में। दो चीजें उन्होंने क्या बोली, वो थी ऑब्जर्वेशन एंड इमिटेशन इन social situation. Okay, earlier learning theories while explaining behavior in terms of learning principle did not take into account the social context. पहले वाली जो learning theories थी उन्होंने सोशल कॉन्टेक्स्ट के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, उन्होंने कुछ ध्यान ही नहीं दिया इस पे। Bandura's look on social learning and personal development and other work focus on interaction of individual with the environment. Bandura के Bandura की बुक सोशल लर्निंग एंड पर्सनल डेवलपमेंट और उनके बाकी काम उन्होंने ध्यान इस चीज पे दिया बाकी कामों में कि इंटरेक्शन ऑफ इंडिविजुअल विद एनवायरनमेंट, कि जो इंडिविजुअल है उसका एनवायरनमेंट के साथ कैसे इंटरेक्शन हो रहा है, उन्होंने इस चीज पे फोकस किया। लेटर ऑन बैंडुरा रीनेम्ड सोशल लर्निंग थ्योरी एज सोशल कॉग्निटिव थ्योरी। उन्होंने अपनी सोशल लर्निंग थ्योरी को सोशल कॉग्निटिव थ्योरी के नाम से रीनेम कर दिया। और वो क्यों किया, उन्होंने इसलिए किया टू एम्फोसाइज द रोल ऑफ ह्यूमन कॉग्निशन इन डिटरमाइनिंग पर्सनालिटी। उन्होंने ह्यूमन कॉग्निशन में पर्सनालिटी डिटरमाइन करने के लिए, ह्यूमन कॉग्निशन का रोल दिखाने के लिए उन्होंने सोशल लर्निंग थ्योरी को सोशल कॉग्निटिव थ्योरी बोला। बिहेवियर ऑफ अदर पीपल, द सोशल कॉन्टेक्स्ट, the environmental factor and one's own thought processes. अब उन्होंने क्या बोला कि दूसरे लोगों का बिहेवियर, सोशल कॉन्टेक्स्ट या और इन्वायरमेंटल फैक्टर और एक इंसान के अपने खुद के थॉट, ये सब क्या करते हैं, एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं। Thus, there is reciprocal determinism among factors which may vary in strength and degree of causation. Bandura's social cognitive theory diagram as indicated by BBE. तो बैंडोरा की जो सोशल कॉग्निटिव थ्योरी का डायग्राम है, उन्होंने डायग्राम अभी आपका बुक में नीचे आएगा, ये रहा। ओके, इसमें इसका नाम है पीबीई, पर्सन बिहेवियर एनवायरनमेंट। ये डायग्राम क्या दिखाता है, ये डायग्राम दिखाता है देयर इज रेसिप्रोकल ऑफ टू वे इंटरैक्शन। यहाँ पे टू वे इंटरैक्शन हो रहा है among the factors related to person, the environment and the behavior itself that affects the behavior and shapes the personality. ठीक है, पर्सनालिटी को शेप करने के लिए आपका इन इन चीजों में टू वे इंटरैक्शन हो रहा है, ये सब एक दूसरे से रिलेटेड है। समटाइम्स द एनवायरमेंटल फैक्टर्स आर मोर इम्पॉर्टेंट इन डिटरमाइनिंग पर्सनालिटी। कभी कभी आपके पर्सनालिटी डिफाइन करने में आपके इन्वायरमेंटल फैक्टर्स ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं, लेकिन it may be the person cognitive factor related to person are more influencing factors। और कभी कभी ये भी हो सकता है कि आपके cognitive factors ज़्यादा ज़्यादा आपकी पर्सनालिटी को शेप करने में ज़रूरी रहे। देखो इसमें क्या है, ये देखो आपको ये डायग्राम दिख रहा है, नाउ दिस इज द
इसकी डेफिनेशन तो आपने ऊपर पढ़ ही ली। अदर साइकोलॉजिस्ट हैव आल्सो एक्सप्लेन पर्सनालिटी इन टर्म्स ऑफ कॉग्निटिव फैक्टर। जो बाकी के साइंटिस्ट थे उन्होंने पर्सनालिटी को कॉग्निटिव फैक्टर में एक्सप्लेन किया। फॉर एग्जाम्पल रॉटर ने 1954 में कॉन्सेप्ट किस चीज का प्रपोज किया, उन्होंने बोला वो कॉन्सेप्ट लेके आए लोकस ऑफ कंट्रोल का। लोकस ऑफ कंट्रोल से हमारा मतलब है विच रिफर्स द assumption held by people whether they have control or not over situation or events in their lives। इन्होंने क्या बोला कि लोकस ऑफ कंट्रोल का कॉन्सेप्ट लेके आए। अब लोकस ऑफ कंट्रोल आपका इससे मतलब है हमारा कि जो लोगों का एजम्पशन है कि कोई सिचुएशन उनके कंट्रोल में है या नहीं, कि किसी सिचुएशन पे उनका कंट्रोल है या नहीं। when they assume that their responses and interaction can directly influence the consequences, they have control over it। अगर कोई इंसान ये मान लेता है कि उसके रिस्पॉन्सेज और एक्शन डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करते हैं कॉन्सिक्वेंसेस को, जो भी रिजल्ट आएगा उसको, तो हम कह सकते हैं कि उनका कंट्रोल है उस पे। इसको इस वाले सिचुएशन को हम कहते हैं इट इज इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें इंसान ये मानता है कि जो उसका रिस्पॉन्स है और एक्शन है वो कॉन्सिक्वेंसेस पे डायरेक्ट इन्फ्लुएंस करते हैं। दिस इज इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल। एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल क्या होता है? अब इट एज्यूम दैट द कंट्रोल इज आउटसाइड द इंडिविजुअल। जो कंट्रोल है वो इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल के बिल्कुल ऑपोजिट, इसमें जो इंसान है वो ये मान लेता है कि उसका जो कंट्रोल है वो आउटसाइड है, वो किसी और सिचुएशन पे, किसी और चीज, कोई और चीज है जो कि उसके कॉन्सिक्वेंसेस को इन्फ्लुएंस करती है, जैसे कि लक, फेट या सिचुएशन या इंडिविजुअल या कोई और इंसान। फॉर एग्जाम्पल अगर आप मान लो दो बच्चे हैं जिसमें से एक बच्चा ये कहता है कि मैं अच्छे से पढ़ाई करूंगा तो मेरे अच्छे मार्क्स आएंगे, और दूसरा बच्चा है जो कि बहुत ज्यादा लक में बिलीव रखता है, तो वो ये बोलेगा कि इट इज ऑल बिकॉज आई वॉज लकी। अगर उसके अच्छे मार्क्स भी आते हैं तो वो ये बोलेगा कि आई वॉज लकी। तो पहले वाले सिचुएशन में जो लोकस ऑफ कंट्रोल है वो इंटरनल है, क्योंकि बच्चा मान रहा है कि उसका सिचुएशन पे पूरी तरीके से कंट्रोल है। और दूसरी वाली सिचुएशन में बच्चा मान रहा है कि जो भी अच्छा हो रहा है उसके साथ इट इज बिकॉज ऑफ लक। तो उसमें उसका लोकस ऑफ कंट्रोल जो है वो एक्सटर्नल है। Rotter further said that internal or external locus of control depend of person expect expectancies for reinforcement and the values of person ascribed to particular reinforcer। अब जो आपका internal है, जो locus of control है वो internal रहेगा या external रहेगा, ये decide करता है किसी इंसान की expectancies, जो रीइंफोर्समेंट में उसको सिखाया गया है वो, और जो वैल्यूज उसके उसको दी गई हैं वही डिसाइड करेंगी कि उसका लोकस ऑफ कंट्रोल इंटरनल रहेगा या एक्सटर्नल रहेगा। Thus, if you expect that study will lead to good grade and you value getting good marks, you will devote more time and hard work for study, indicating an internal locus of control। देखो, कह रहे हैं कि अगर आपने ये मान लिया कि आप अच्छे से पढ़ोगे तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे, तो आप पढ़ने में ज़्यादा टाइम लगाओगे, और आपका जो लोकस ऑफ कंट्रोल है वो इंटरनल है। आप मानते हो कि आपका जो भी बिहेवियर है, आपका जो बिहेवियर रहेगा वो आपके रिजल्ट को डायरेक्ट इन्फ्लुएंस करेगा। Further, cognitive theories also emphasize the personal beliefs, self-efficacy, and interpretation of social situation and the world that influence behavior and personality of the individual। The CAPS model of Walter Mischel and Shora also highlights the cognitive effects influence of behavior of individual। Okay,
तो कैप्स क्या है? अब कैप्स है आपका कॉग्निटिव अफेक्टिव पर्सनालिटी सिस्टम। ठीक है, जो कॉग्निटिव थ्योरीज जो हैं आपकी, उनका एम्फसाइज किस चीज पे था? उन्होंने एम्फसाइज किया किसी भी पर्सनल बिलीफ में, सेल्फ एफिकेसी में, एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ सोशल सिचुएशन पे, एंड द वर्ल्ड दैट इन्फ्लुएंस बिहेवियर एंड पर्सनालिटी ऑफ इंडिविजुअल। इन्होंने इन चीजों पे ध्यान दिया। अब इनकी थ्योरी है कैप्स। कैप्स मॉडल है, नॉट थ्योरी, इट्स कैप्स मॉडल, जिसमें जो कि किसका है? वॉल्टर मिशेल एंड शोरा। ठीक है, कैप्स का मतलब है कॉग्निटिव इफेक्टिव पर्सनालिटी सिस्टम। ओके, और एक इसमें क्या हाईलाइट हुआ? इट हाईलाइट्स द कॉग्निटिव इफेक्टिव इन्फ्लुएंसेस ऑन पर्सनल ऑन बिहेवियर ऑफ द इंडिविजुअल। कॉग्निटिव इफेक्टिव इन्फ्लुएंस कैसे करता है आपकी पर्सनालिटी को? They state that our behavior and consequently our personality is affected by four things. इनके accordingly हमारा behavior और हमारी personality, ये चार चीजें हैं जो कि उसको affect करती है। और वो चार चीजें क्या हैं? परसेप्शन ऑफ द सिचुएशन, किसी सिचुएशन को आपका देखने का नजरिया क्या है, आपका परसेप्शन क्या है वो। इफेक्टिव ओवर और इमोशनल रिस्पॉन्सेज टू द सिचुएशन, किसी भी सिचुएशन में आपके इफेक्टिव या इमोशनल रिस्पॉन्सेज क्या हैं। स्किल्स ऑफ द पर्सन टू डील विद सिचुएशन, किसी इंसान के उस सिचुएशन से डील करने के लिए स्किल्स क्या है वो। एंड एंटिसिपेशन ऑफ द आउटकम ऑफ देयर बिहेवियर, और जो बिहेव करने के बाद आपका जो आउटकम आने वाला है वो। ये चारों चीजें मिलकर आपके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करती हैं, जो कि आपकी पर्सनालिटी को शेप करता है। एक और बारी देख लो वो चार चीजें क्या हैं? परसेप्शन ऑफ सिचुएशन, इफेक्टिव और इमोशनल रिस्पॉन्सेज टू द सिचुएशन, स्किल्स ऑफ द पर्सन टू डील विद द सिचुएशन, एंड एंटिसिपेशन ऑफ आउटकम ऑफ देयर बिहेवियर। ये चारों चीजें मिलके आपके बिहेवियर को शेप करती हैं, और हेंस इससे आपकी पर्सनालिटी का पता लगता है कि आपकी पर्सनालिटी कैसी रहेगी।